हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए, इसके पहले हम 69 मॉडल सेट देख लेते हैं। आज देखते हैं 70 से यानी 70 मॉडल सेट से। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। इसके पहले भी बता दिया गया था कि जब अंतरिक्ष यान से जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अगला है प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये खगोलीय दूरी मापने की मात्रक है। ये दूरी मापने की मात्रक है क्या? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष, ठीक है, 1 लाइट ईयर। और ये कितने मीटर के बराबर होता है? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर, ये 15 यानी 15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर यानी 9.446 गुने 10⁻15 मीटर। एक होता है दूरी मापने की मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसका मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और एक होता है पारसेक, ठीक है, एक पारसेक होता है, ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी की, पारसेक, जिसका मान होता है 3.08 10⁻16 मीटर। कितना? 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये सबसे बड़ी दूरी मात्रक है पारसेक, जिसका मान होता है 3.08 यानी 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, या कहेंगे 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के। ये सब दूरी की इकाई है। किलोमीटर भी दूरी की इकाई है, माइल भी दूरी की इकाई है, नॉटिकल मील भी दूरी की इकाई है। 1 माइल बराबर होता है 1.6 मीटर। अगर नॉटिकल मील कहेगा तो 1.8, ठीक है। 1 माइल कहेगा तो 1.6 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल मील कहेगा तो 1.8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आगे है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब ये देखिए एटम बम है, ठीक है। ये क्या है? एटम बम। ये किस पे काम करेगा? नाभिकीय विखंडन पे काम करेगा, नाभिकीय विखंडन। इसका अगर देखेंगे इंग्लिश तो इसका होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन का इंग्लिश कहेंगे तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय संलयन किस पे? हाइड्रोजन बम पे काम करता है। तो अगर संलयन कहेगा, ठीक है, तो इसका इंग्लिश होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूज होने के कारण इसको बता दिए हैं। फ्यूजन मतलब विखंडन, ये इसका होता है फ्यूजन विखंडन। फ्यूजन मतलब विखंडन और संलयन मतलब फ्यूजन। संलयन ये हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे काम करता है, और परमाणु बम पे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन। आगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे क्या करता है? इसके नीचे दिया है नाभिकीय संलयन, जो अभी बता दिए हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब होता है संलयन। नाभिकीय फ्यूजन का मतलब होता है ये विखंडन। आगे देखते हैं सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया? नाभिकीय संलयन ही होती है।
नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, आगे ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो ये ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंग की बात है, तो ध्वनि तरंग के कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए ध्वनि तरंग जो है माध्यम इसका प्रत्यास्थता एवं घनत्व, माध्यम की जो प्रत्यास्थता है उस और घनत्व पे ध्वनि की चाल निर्भर करती है। किस पे, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा ध्वनि पर घनत्व पर निर्भर करती है, ध्वनि घनत्व पर निर्भर करती है। और ये जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे ये महत्वपूर्ण है। जैसे ध्वनि की चाल वायु में, वायु क्या है, गैस है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल क्या है, द्रव्य है। जल में ध्वनि की चाल होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। कितना, 1483 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर लोहा में देखेंगे तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा क्या है, ठोस है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा हो गया 5130 मीटर पर सेकेंड। वहीं ये जल का ध्वनि की चाल जल में कितना है, 1483 मीटर पर सेकेंड, और 332 मीटर पर सेकेंड है ध्वनि की चाल वायु में। सबसे कम गैस यानी वायु में, उसके बाद द्रव्य जल में, सबसे ज़्यादा ठोस में। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 याद रहना चाहिए। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की चाल जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, और ये लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ठोस हो गया। तो ध्वनि की चाल देख लिए, निर्भर किस पे करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पे। एक और पॉइंट देख लेते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो ध्वनि की जो चाल है एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। मान लीजिए कोई एक माध्यम है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही है, इसकी जो चाल है और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक है, ये क्या होता है, बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये क्या होता है, बदलता है। लेकिन जो आवृत्ति होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चाल और तरंग दैर्घ्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि जाती है तो उसका चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति में नो चेंज होता है, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब आवृत्ति चेंज नहीं होगा तो इस पर निर्भर ही नहीं करेगी। ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करेगी, चाल और तरंग दैर्घ्य पे। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर करेगी, चाल और तरंग दैर्घ्य पे। चलिए हमारा अगला है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, तो ये स्कैटरिंग के कारण से होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, आकाश का नीला रंग, सभी रंग क्या होता है, बिखर जाते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। आगे है AC से DC में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये डिस्ट कार्य यानी रेक्टिफायर द्वारा, देखिए AC से DC में बदला, किससे, AC से DC, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। वहीं एक DC से जब AC में बदलेगा तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिव करंट में होगा तो इन्वर्टर चेंज करेगा, और अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में क्या करेगा, रेक्टिफायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। AC से DC में रेक्टिफायर, ADR। ठीक है, ये देखिए ADR, ए के बाद डी आता है, उसके बाद आर आता है, ADR। ठीक है, यहाँ पे कोई ये नहीं है, यहाँ पे DAI, डाई से याद रखेंगे, DAI, TAI। ठीक है, इसको देखेंगे D फॉर DC, उसके बाद AC, यानी DC से AC में चेंज हो रहा है तो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, यानी इन्वर्टर कर रहा है। DI, डाई। ठीक है, DAI, डाई, DAI। ठीक है,
उसके बाद AC से यहाँ से ADR से याद रखेंगे, AD, ए के बाद D आता है, उसके बाद R आता है, ठीक है, इस तरह आता है। A फॉर AC, D फॉर DC, R फॉर रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पानी से भारी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी से जो बड़ी बाल्टी है उसमें छड़ी डालने पर टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आगे है, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप चढ़ा होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का। टेप रिकॉर्डर के जो प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप चढ़ा होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। किसका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ये टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आगे है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। तत्व में कोई मिश्रण नहीं होता है, कोई मिलावट नहीं होता है, वहीं मिश्रण एक होता है यौगिक, ठीक है, और एक होता है मिश्रण, ठीक है। देखिए तत्व में कोई मिलावट नहीं होता है, ये शुद्ध होता है। जो यहाँ पे है मानव निर्मित, मानव द्वारा पहले निर्मित पोलोनियम तत्व है, क्या है? पोलोनियम। इसको याद रखेंगे हमेशा। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। जबकि यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है, क्या होता है? एक निश्चित फार्मूला होता है, निश्चित फार्मूला होता है। जबकि मिश्रण का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, किसी किसी में मिला दिए मिश्रण हो गया। लेकिन जब भी यौगिक का बात आएगा, इसमें कोई ना कोई फार्मूला बेसिस पे ही ये इसको मिलाया जाएगा, उसको यौगिक बोलते हैं। तत्व में तो कोई मिलावट ही नहीं होता, एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रथम तत्व निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। देखिए यूरेनियम का जो नाभिकीय विखंडन होगा, यानी इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। यूरेनियम का जब नाभिकीय विखंडन होगा तो उसकी अंतिम अवस्था में क्या पाया जाता है? उससे सीसा पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो अंतिम अवस्था से सीसा प्राप्त होता है। देखिए आगे है, बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो श्यानता तथा कम घनत्व के कारण, विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण बादल क्या होगा? हवा में तैरेगा। और श्यानता के कारण, किस कारण? विस्कोसिटी, जिसको श्यानता बोलते हैं। श्यानता और कम घनत्व के कारण बादल क्या होता है? ये बादल हवा में तैरता है। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो श्यानता यानी विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण, ठीक है। और वर्षा की बूंद जो होता है गोल की होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे देखते हैं, रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पे है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। आगे है, लिफाफे पर गूंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो आसंजन बल, जिसको फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। लिफाफे पर जो गूंद लगा रहता है, लिफाफे पर गूंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपका रहता है? ये आसंजन बल के कारण, फोर्स ऑफ एडहेशन। लिफाफे पर गूंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण? आसंजन बल के कारण, फोर्स ऑफ एडहेशन के कारण चिपका रहता है। आगे, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। कौन सा है? अप्सरा। ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च पूछे तो अप्सरा। और यहाँ पे मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अप्सरा। देखिए मॉडल सेट 71 देख लेते हैं। पहला है, पनडुब्बी की अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। यानी पनडुब्बी के अंदर जब रहेंगे तो अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। आगे है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। आगे है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग।
आगे है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो अभी इसके पहले बताए थे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर यानी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, कितना 11 मीटर। ये भी दूरी की मात्रक है। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक होता है पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इसका मान होता है 3.08 10⁻16 मीटर यानी 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी लीवर कौन होता है, तो कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेगा यानी लीवर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है, तो कैंची, पिलास, कील उखाड़ने वाला मशीन, साइकिल का ब्रेक। कैंची, पिलास, कील उखाड़ने वाली मशीन एंड साइकिल का ब्रेक। इसमें देखिए पढ़ा है, इसमें क्या है, 2 क्रॉस है, ठीक है, 2 क्रॉसिंग है इसमें प्रथम उत्तोलक में, ठीक है। आगे है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखते हैं श्रोता नींबू निचोड़ने की मशीन। तो ये कोई चीज़ है, इसमें क्या कर रहा है, ऊपर से कोई प्रेस कर रहा है, ये इसमें क्या आएगा द्वितीय श्रेणी में। और 2 कैंची वगैरह होगा जिसमें 2 भाग होगा, वो क्या होगा प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी देख लिए, प्रथम श्रेणी देख लिए। तृतीय श्रेणी में देखते हैं, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा, ठीक है, किसान का हल और मनुष्य का हाथ। ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी में है। द्वितीय श्रेणी में सनौता नींबू निचोड़ने का मशीन। प्रथम श्रेणी में कैंची, पिलास, कील उखाड़ने वाली मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी में। आगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, डायनेमो। कौन करता है, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कर रहा है, कौन, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कर रहा है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है डायनेमो। इसका उल्टा जस्ट होता है विद्युत ऊर्जा, क्या, विद्युत मोटर। इसका अपोजिट होता है विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करेगा, डायनेमो तो कर रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं विद्युत मोटर क्या करेगा कि बी से विद्युत, अब बी से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, कौन, ये विद्युत मोटर। अगर डायनेमो याद रहेगा तो उसका विद्युत मोटर को अपोजिट कर दे, यानी डायनेमो का उल्टा विद्युत मोटर हो जाएगा। यानी डायनेमो याद रहेगा तो हम विद्युत मोटर का आसानी से निकाल सकते हैं, और विद्युत मोटर याद रहेगा तो हम डायनेमो का इजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए विद्युत मोटर यानी बी से विद्युत, इसको याद रखना आसान है कि बी से विद्युत है। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। वहीं उल्टा है डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, सोलर सेल क्या करता है, सौर से यानी सूर्य से ऊर्जा लेता है और इसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। सौर ऊर्जा क्या करता है, सौर से हम विद्युत प्राप्त करते हैं, तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से, इसको याद करना आसानी है, ठीक है। अब इसके पहले हम 10 प्रमुख देखे थे उपकरण, ठीक है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। डायनेमो हो गया, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यानी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। मोमबत्ती है, अगर सेकंड देखते हैं तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। ये यहाँ पे देख लिए, ये तो हो गया। ये थर्ड नंबर देख लिए मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती जलता है तो उससे रासायनिक ऊर्जा
ये रासायनिक ऊर्जा उससे कहते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक ऊर्जा उससे कहते हैं जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा से क्या होगा, प्रकाश से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित। मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इसे हम रिलेट करके याद रखेंगे। अब देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे माइक्रोफोन ले लें, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करेगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। किसका, ध्वनि, यहाँ से ध्वनि ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। इसी का उल्टा है लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। जस्ट इसका अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे विद्युत मोटर और डायनेमो एक दूसरे का अपोजिट है, उसी तरह ये जो माइक्रोफोन है और लाउड स्पीकर एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाउड स्पीकर क्या करेगा, लाउड स्पीकर से हम क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करेगा। तो लाउड स्पीकर दूर लगाते हैं क्योंकि ध्वनि सुन सके। तो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज करेगा। यानी जब भी लाउड स्पीकर में हम लोग माइक लगा के माइक में बोलते हैं तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उसको ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। उसी का उल्टा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। यानी ध्वनि से विद्युत उत्पन्न करेगा कौन, माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत से ध्वनि उत्पन्न करेगा, लाउड स्पीकर। ये एक दूसरे का अपोजिट है, इससे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सोलर सेल तो देख लिए थे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करेगा। ट्यूबलाइट जनरली हम प्रकाश ऊर्जा के ही लिए प्रयोग करते हैं। तो ये किससे चलता है, विद्युत से चलता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ईजी है याद करना। और विद्युत बल्ब देख लिए, तो विद्युत बल्ब का वही कार्य है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। देखिए ट्यूबलाइट से प्रकाश तो उत्पन्न होता है लेकिन ऊष्मा बहुत ही नामात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे नहीं बोला गया है। लेकिन विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, प्रकाश से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। आगे है विद्युत सेल। विद्युत सेल देखिए यहाँ पे विद्युत सेल वगैरह जैसे बैटरी हो गया, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। विद्युत जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे विद्युत ऊर्जा की बात होगी। तो विद्युत सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। विद्युत सेल का वही है, हमको ऊर्जा चाहिए तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है रासायनिक ऊर्जा को। यानी विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, इसे याद रखेंगे। एक है सितार। सितार से हम क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। सितार, हम सितार देखते हैं तो सितार से क्या मधुर आवाज़ सुनते हैं। तो ये क्या करता है, यांत्रिक रूप में रहता है, वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो उसे याद रखेंगे, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब नीचे की ओर आएगी तो जब नीचे की ओर आएगी घट जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दो कंडीशन, एक और दो कंडीशन यहाँ पे हो गया। लेकिन हम इसके पहले 5 कंडीशन बताए थे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट का स्थित पिंड का भार क्या होगा, घटा हुआ महसूस होगा। लेकिन जब वहीं लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और इसका त्वरण, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर आएगा तो लिफ्ट का, और जब नीचे की ओर आएगा तो जब दोनों एक ही समान वेग से ऊपर जाएगा, यानी एक ही समान त्वरण से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, भार में नो चेंजिंग होगा, भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब एक समान वेग से ऊपर जाएगा लिफ्ट और एक समान वेग से नीचे आएगा, एक समान वेग से नीचे और एक समान वेग से ऊपर आएगा, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया, इसमें नो चेंज होगा, बाहर में कोई चेंज नहीं होगा। और एक फोर्थ कंडीशन देखते हैं। जब लिफ्ट नीचे आ रहा है, जैसे ये लिफ्ट यहाँ से डोरी से बंधा हुआ है, ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो इसका डोरी यहाँ पे टूट गया, तो ये तो मुक्त अवस्था में नीचे गिरेगा, तो उस समय भार 0 महसूस होता है। कब, जब लिफ्ट का डोरी टूट जाता है तो ये हमारा भार शून्य हो जाता है। आगे 5वां, जब
लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है इज़ ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लिफ्ट का जो लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाता है। लिफ्ट का जो त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण से, यानी ए इज़ ग्रेटर देन जी, स्मॉल जी, ए इज़ ग्रेटर देन जी, तो क्या होगा, ये जो लिफ्ट में जो व्यक्ति रहेगा वो ऊपर फर्श की मानी ऊपर की ओर सट जाएगा, यानी छत की तरफ। फर्श से ऊपर की ओर सट जाएगा, फर्श पे नहीं रहेगा, जबकि बल्कि छत के ऊपरी सतह से टच हो जाएगा, यानी तैरने लगेगा, यानी ऊपर सट जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे पांचों कंडीशन का। आगे है वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ये सब महसूस होता है। आगे अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। जब केस नली पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ महसूस होता है। ये इसका केस होता है, बहुत सारे इसका बाद में बता देंगे। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ जाता है। आगे जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जब केस नली को पानी में डुबाया गया, यहाँ पे पारा में डुबाया गया, तो दोनों का प्रभाव देख लेते हैं। जब पानी में डुबाया गया था तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब पारे में डुबाया जाता है तो पारे की सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। क्या होता है, पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। आगे है मॉडल सेट 72 यानी 72 नंबर। देखिए पहला है ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। ये तो इसके पहले भी बताए थे अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। इसमें आगे झूलने वाली लकड़ी बगल में कोई, देखिए झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे है यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़े हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, आगे है गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आगे 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि ये अपश्रव्य तरंगे होती है। 20,000 से 20,000 के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य तरंगी जिसको हम सुन सकते हैं, अपश्रव्य तरंगे जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ 20,000 से ऊपर की तरंग है जिसको प्राश्रव्य तरंग, इसको कूता और चमगादड़ ही प्रायः सुन सकते हैं। कूता और चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे है को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसको प्रायः कूता और चमगादड़ ही सुन सकते हैं। देखिए आगे समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर का हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्राश्रव्य तरंगे का ही प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए समुद्र की गहराई का पता लगाने, समुद्र की गहराई कितना है उसका पता लगाएं, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, गठिया रोग का उपचार एवं मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने आदि में प्राश्रव्य तरंगे का यूज करते हैं। आगे यदि उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिर जाती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, शून्य महसूस होगा। इसके पहले बता दिए थे। आगे है जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, 1/10 भाग, यानी 1/10 भाग, यानी 10 भाग में 1 भाग ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग क्या रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, यानी 1/10। जब बर्फ़ का पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग। ये तो हो गया इसका। लेकिन अगर हमारे कान पर ध्वनि का प्रवाह कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। इसे हम रिलेट करके याद रखेंगे। जहाँ ये आएगा वहाँ रिलेट कर देंगे कि हम ध्वनि का जो समय है, हमारे ध्वनि का जो सुनने का समय हमारे कान तक कितना रहता है, 1/10 सेकंड तक ही रहता है। आगे एक्स किरण की खोज किसने किया, तो रोंटगन ने किया था। एक्स किरण की खोज रोंटगन, इसको डायरेक्ट याद करना है। पराबैंगनी किरण की खोज किया था रिटर ने, इसको डायरेक्ट याद करना है। और अपकिरण की खोज किसने किया, तो हर्शेल ने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में, ठोस माध्यम में, इसके पहले बता दिए थे। और सबसे कम कहाँ होता है, गैस में। और यहाँ पे हम बताए थे 3 चीज़, 332 मीटर पर सेकेंड,
1483 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या था, वायु में था, ये 1483 जल में था और ये लोहा में था। ठीक है, इसको याद ही रखेंगे। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की चाल जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होता है। तो सबसे कम यहाँ पे हो गया वायु में यानी गैस में, सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ पे लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। इसको याद ही रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर था एक्स किरण की खोज किसने किया, तो एक्सरे। देखिए एक्सरे, इसमें एक्सरे, ठीक है, इससे में आर आ रहा है एक्स रे, ये जो आ रहा है ना इसी से रौंडजन याद रखेंगे। ठीक है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें रीटर, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। पराबैंगनी किरण को किसने खोज किया था, रीटर ने। पराबैंगनी, इसमें भी पर आ रहा है। ठीक है, तो पराबैंगनी रीटर, पराबैंगनी रीटर, परी, परी से याद रखेंगे, परी, पराबैंगनी रीटर। ठीक है, औरक हर्शेल, औरक, औरक हर्शेल। ठीक है, औरक किरण की विकिरण की खोज हर्शेल ने, औरक विकिरण की खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने। इसके नीचे था ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, सबसे ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में। गैस 332 मीटर पर सेकेंड वायु में, यानी वायु को गैस ही है, तो ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा लोहा में यानी ठोस है, सबसे ज़्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।